वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है। डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, मतलब बोर एटॉमिक मॉडल से पहले का जो पार्ट है उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसके बाद जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है 24 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक बोर एटॉमिक मॉडल पे, एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे। दोनों एवरेज टाइप का है। 23 में एक ही आया है लेकिन वो डिफ़िकल्ट आया है। 22 में 2 क्वेश्चन आए हैं एवरेज टाइप के। 21 में एक इजी क्वेश्चन आया है। 19 में 2 क्वेश्चन आए हैं जिसमें एक इजी है एक एवरेज है। तो अब सबसे पहले हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं बोर एटॉमिक मॉडल से पहले। तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ज। फ्रीक्वेंसी हमें दिया है 1368 किलो हर्ज। तो अगर इसे ऐसा यूनिट में चेंज करें तो किलो हर्ज को हर्ज में चेंज करना पड़ेगा। तो किलो हर्ज को हर्ज में चेंज करने के लिए 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करें। इसे आप हर्ज के बदले पर सेकेंड भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ होता है, हर्ज या पर सेकेंड, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी कहीं से आए इसका एनर्जी पे या वेवलेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी कहीं से भी आए। तो ये जो डाटा आपको दिया है इसका कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन का लेंथ बढ़ाने के लिए आपको दिया था। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांसमीटर, वेवलेंथ आपको पूछा गया है, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट दे दिया है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है वेवलेंथ इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू। सी स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ है, अपॉन न्यू फ्रीक्वेंसी है 1368 × 10⁻3। ये आ जाएगा अब हमारे पास मीटर में। और हम लोग ऑप्शन देखें तो सारे ऑप्शन हमारे मीटर में ही है और 1 सेंटीमीटर में है, तो मीटर में ही रहने देते हैं। अगर ये आंसर नहीं आएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो 3/1368 इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 0.0021929 इंटू, ये ऊपर जाएगा माइनस होगा तो 10⁵ मीटर। तो ये आ जाएगा 245 219.29 मीटर, जिसे हम लोग राउंड फिगर में लिखेंगे 219.3 मीटर, जो कि बी पार्ट है, इसलिए फर्स्ट का बी पार्ट करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अर्ग पर मोल, अर्ग पर मोल मतलब सीजीएस यूनिट में हमें निकालना है, इज गिवन एज, एच की वैल्यू देखो अर्ग में ही दिया है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी अर्ग में है मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में होगा, सीजीएस में दिया है, और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो हमें एनर्जी निकालना है और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं दिया है, वेवलेंथ के टर्म में ही निकालना, देखो लेमडा लेमडा दिया है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास hc/लेमडा, और लेमडा के टर्म में ही आंसर है तो लेमडा रहने देते हैं। एच की वैल्यू हमें क्वेश्चन में अर्ग में ही दिया है, कन्वर्ट भी नहीं करना है, 6.62 × 10⁻⁻27। अदरवाइज हम लोग 6.626 लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है तो यही यूज करेंगे। इंटू सी दिया है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में 10⁸ लिखते हैं, अपॉन लेमडा। ये जो है एक फोटोन का हो गया, फॉर 1 फोटोन। अगर हमारे पास 1 मोल फोटोन का पूछा है, क्या है क्वेश्चन, पर मोल में, तो फॉर 1 मोल फोटोन अगर हम लोग निकालें 1 मोल फोटोन, तो 1 मोल में कितने फोटोन होंगे, जितना एवोगाड्रो नंबर होता है, तो एवोगाड्रो नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो E = n × hc/लेमडा, hc/लेमडा का वैल्यू पुट कर दिया है, n की वैल्यू पुट कर दो, n क्या होगा यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है 6.02 × 10⁻23, बाकी सेम रहेगा 6.62 10⁻⁻27 इंटू 3 × 10⁻10 10⁻10 अपॉन लेमडा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 1.19 × 10⁸ अपॉन लेमडा। तो देखो ये वाला ऑप्शन बी पार्ट है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल, जूल दैट इज ऐसा यूनिट में पूछा है, कोरस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर।
लेमडा दिया है 45 नैनोमीटर। एसआई यूनिट जूल में पूछा है तो इसको एसआई यूनिट दैट इज मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 45 इंटू 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा वेवलेंथ। और क्वेश्चन में जो है हमें एच की वैल्यू इस बार 6.63 10⁻34 लेना है। स्पीड ऑफ लाइट एसआई यूनिट में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेना है। तो एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है एच सी बाय लेमडा। यहाँ पे पर मोल नहीं पूछा है तो डायरेक्ट ले लेते हैं एच सी अपॉन लेमडा। तो एच की वैल्यू जो दिया है क्वेश्चन में इस बार 6.63 दिया है तो वही यूज करना पड़ेगा 10⁻34। सी हो गया 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा 45 नैनोमीटर है तो 45 इंटू 10⁻⁹ 3 5 जा 15 कैंसिल हो गया। और इसे अब सॉल्व करते हैं तो 6.63 को पहले 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ रहा है 0.442 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -34 + 8 -26। ये ऊपर जाएगा -26 + 9 तो 26 + 9 हो जाएगा 17 -78 यूनिट इसका जूल है। तो हमारा ऑप्शन जो है साइंटिफिक नोटेशन में दिया है तो 4.42 ये राइट शिफ्ट किया है तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। पहले से -17 है तो -18 जूल। तो अब हमारा ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ से कौन सा आ रहा है 4.42 इंटू 10⁻⁻18 जूल डी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में है वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट 6.60 10⁻34 लेना है एसआई यूनिट में जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकेंड है। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर। ठीक है ना, वेवलेंथ पूछा है ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी दिया है हमारे पास 6 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड को ही हम लोग हर्ज भी बोलते हैं। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है सी अपॉन न्यू। अब वेवलेंथ नैनोमीटर में ही पूछा है तो और नैनोमीटर में सी का हमें वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है और आसान हो गया 3 इंटू 10⁻17 अपॉन फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻15 ये नैनोमीटर हो जाएगा। अब तो 3 2 जा 6 1/2 0.5 ये ऊपर जाएगा -10 न्यू दिया है 15 दिया है 5 हमने गलती से लिख दिया 15 दिया है तो 17 - 15 हो जाएगा 2 10⁻2 नैनोमीटर। तो 0.5 इंटू 10⁻2 को 100 लिख लो 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 नैनोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है सबसे पहले देखते हैं एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर। एनर्जी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ λ1 एंड λ2 विल बी। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एच सी बाय लेमडा। तो E1 है तो एच सी बाय λ1 ले लेते हैं। सिमिलरली E2 क्या हो जाएगा एच सी बाय λ2। तो E1 और E2 में रिलेशन अगर हम लोग निकाल लें तो λ1 और λ2 में भी आ जाएगा क्योंकि E1 और E2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो E1 अपॉन E2 क्या होगा एच सी अपॉन λ1 डिवाइडेड बाय एच सी अपॉन λ2। E1 और E2 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। E1 दिया है 25 और E2 दिया है 50 इक्वल्स टू एच सी अपॉन λ1 इंटू अगर डिवाइड को इंटू करें तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है एच सी कैंसिल तो ये हो गया हाफ 25 2 जा 50 होता है λ2 अपॉन λ1। तो अब λ1 और λ2 का रिलेशन पूछना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो λ1 इक्वल्स टू 2 इंटू λ2। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है 5 का बी पार्ट में है तो बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल A2 दिया है ऑफ ए सब्सटेंस एज। एनर्जी हो रहा है 4.4 इंटू 10⁻⁹ जूल एब्जॉर्ब एंड बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल एज। बॉन्ड एनर्जी भी दिया है 4 इंटू 10⁻⁹। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पर एटम विल बी। काइनेटिक एनर्जी पर एटम पूछा गया है। अब देखो जो A2 मॉलिक्यूल है A2 को हमने एनर्जी दिया है 4.4 इंटू 10⁻⁹ जूल। इसमें से A2 को ब्रेक करेगा 2A एटम के फॉर्म में तो इतना जूल एनर्जी ख़त्म हो गया। इतना एनर्जी दिया इतना ख़त्म हो गया तो जो एनर्जी बचा वही काइनेटिक एनर्जी होगा। तो कितना एनर्जी बचा तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है कितना बचा 4.4 इंटू 10⁻⁹ से माइनस करना पड़ेगा 4 इंटू 10⁻⁹। कितना एनर्जी बच जाएगा क्योंकि इतना तो हमने दिया जिसमें इतना इसको ब्रेक करने में ख़त्म हो गया। अब जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल का 2 एटम का
हमें किसका पूछा है, पर एटम, एक एटम का काइनेटिक एनर्जी पर एटम पूछा है। ये 2 एटम का है तो एक एटम का निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 10⁻⁻19 देखो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4.4 माइनस 4/2। तो 4.4 माइनस 4 0.4 इंटू 10⁻⁻19/2। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 0.2 इंटू 10⁻⁻19। यूनिट दोनों का जूल में ही है, ऐसा यूनिट में करोगे तो 2 इंटू 10⁻⁻20 जूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम लोग। वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, एच की वैल्यू दे दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच होता है, ऐसा यूनिट में दिया है, जूल सेकेंड में। वेलोसिटी ऑफ लाइट भी दिया है। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर, वेवलेंथ की वैल्यू पूछा है और क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो वेवलेंथ हमने पढ़ा है c/ν होता है। ठीक है, तो c की वैल्यू नैनोमीटर में ही हमें दिया हुआ है, c की वैल्यू सॉरी मीटर पर सेकेंड में दिया है, लेकिन ये हमें किस में निकालना है, वैल्यू ऑफ नैनोमीटर में। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर में है, तो नैनोमीटर में चेंज करने के लिए 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब नैनोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 10⁻⁻9, और मीटर को नैनोमीटर में करना है तो 10⁻9 करेंगे, तो ये हो जाएगा नैनोमीटर पर सेकेंड में। अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास, 8 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। ठीक है, तो पर सेकेंड तो इसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अब कितना हो गया, तो 3/8 आ रहा है हमारे पास, 0.375 इंटू 8 + 9 17 हो गया, 17 8 + 9 17, और ये 15 ऊपर जाएगा तो -17 - 15 होता है 2, ये आ जाएगा नैनोमीटर। तो ये आ जाएगा 30, आंसर किस में है, इसमें है साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसको इधर कर दो, 3.75 इंटू 10⁻1 नैनोमीटर। तो 3.75 10⁻1 एक ही है 4, मतलब इसको राउंड फिगर में लिख दिया, 4 इंटू 10⁻1 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है अब हमारे पास। इफ़ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन एज, एनर्जी दिया हुआ है हमें जूल में, ऐसा यूनिट में, देन वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास, यहाँ से ई को इधर करना पड़ेगा, hc/E। एच की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग एग्जैक्ट लेंगे, 6.626 10⁻⁻34। सी स्पीड ऑफ लाइट, ऐसा यूनिट में 3 इंटू 10⁸ अपॉन एनर्जी क्वेश्चन में दिया है 3.03 इंटू 10⁻⁻19। तो अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट में, मीटर। तो 3 2 = 6, तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो एग्जैक्ट अगर नहीं निकालना हो, ऑलमोस्ट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ये 3 है, ये 3.03 ऑलमोस्ट इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, तो 6.626 बचेगा। ये -19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -34 + 8 ये हो जाएगा -26, ये -19 ऊपर जाएगा तो +19। तो ये ऑलमोस्ट मैं करके लिखता हूँ, 6.626 इंटू 10⁻⁻26 था +19, तो -7 मीटर। आंसर नैनोमीटर में है तो -9 करना है, तो इसको इधर करना पड़ेगा, 626.6 इंटू 10⁻⁻9 मीटर लिख सकते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 626.6 नैनोमीटर। तो 626.6 वाला के अप्रॉक्स वाला आंसर देखो एक ही है, 656, तो इसलिए इसका सी पार्ट करेक्ट होगा। एग्जैक्ट निकालते इसे डिवाइड करते तो ये हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हमने इसे राउंड फिगर में निकाल के आंसर निकाल लिया। तो सॉल्व करने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसा हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इन फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन द एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज, इसका मतलब है हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला जो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं वो होता है hν - hν0। hν0 को वर्क फंक्शन बोलते हैं। ये होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। hν होता है जो एनर्जी हमने इंसिडेंट किया। तो क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटर देन इंसिडेंट फोटोन। तो ये जो फोटोन इंसिडेंट की एनर्जी है इससे ये हमेशा कम होगी, क्योंकि इससे ये माइनस हो रहा है, तो ये गलत है। सेम एज, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल कभी नहीं हो सकती है। स्मॉलर देन इंसिडेंट फोटोन, हाँ काइनेटिक एनर्जी हमेशा इससे छोटा होगा, क्योंकि जो वेव फंक्शन है वो उससे माइनस हो रहा है, तो सी पार्ट करेक्ट होगा।
इलेक्ट्रॉन वाज shown experimentally to have wave properties by डेविसन एंड जर्मर। डेविसन और जर्मर जो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन देके बताया था जो इलेक्ट्रॉन है इसमें वेव नेचर होता है, मतलब ये जो है जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑल्सो डिफ्रैक्शन शो करता है लाइक एक्स रेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया हमारे पास, 10 का बी पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू फॉर कैथोड रे। कैथोड रे के लिए कौन सा ट्रू नहीं हो सकता है। कैथोड रे के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो कैथोड रे है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये ट्रू नहीं होगा, बी पार्ट इसका आंसर होगा। दे प्रोड्यूस हीट, ये भी हमने देखा था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, मैकेनिकल इफेक्ट भी होता है इसमें, ये भी देखा था। नेक्स्ट अब हमारा बोर एटॉमिक मॉडल पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। 11 का भी बी हो गया था, 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट n=1 फॉर He प्लस आयन इज -x। He प्लस आयन का ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी दिया है, E1 ऑफ He प्लस आयन, क्योंकि हाइड्रोजेनिक स्पीसीज है He प्लस आयन, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ग्राउंड स्टेट इसका फर्स्ट होगा। इसकी दिया है -x जूल। देन दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन n=2 स्टेट फॉर Be3 प्लस आयन, मतलब E2 निकालना हमें, Be3 प्लस आयन का क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बोर एटॉमिक मॉडल में। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था -2.18 × 10⁻18 Z²/n² जूल। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें 2.18 के बदले E0 मान लेते हैं, क्योंकि हमारा वैल्यू x के टर्म में दिया है, E0 × Z²/n² जूल पर एटम में होता है। ठीक है, तो E की वैल्यू हमें x दिया है = -E0। हमारे पास जो है हीलियम आयन के लिए पहले निकालते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू 2 हो जाएगी और ग्राउंड स्टेट है तो N की वैल्यू 1, तो E0 2 आ जाएगा। Z² की वैल्यू 2 है तो 2² n²। ठीक है, ये जूल में आएगा, तो यहाँ से E0 की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर आ जाएगा -x/2² 4 तो अब हम लोग Be3 प्लस के सेकेंड ऑर्बिट n=2, तो बेरिलियम है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, Z की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसके लिए एनर्जी निकालना है, क्या निकालना है हमें, E2 ऑफ Be3 प्लस आयन, तो -E0 का वैल्यू आ गया -x/4। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ये हमारे पास x नहीं -x दिया था, सॉरी, E की वैल्यू ये -x दिया है, तो माइनस कैंसिल कर दो, ये प्लस में आ जाएगा, तो x/4 इंटू Z² की वैल्यू 4 है, 4² तो ये आ जाएगा हमारे पास -x/4, 4 का स्क्वायर 16/4, तो 4 4 जा 16, 4 4 कैंसिल, तो इसका भी आंसर -x, तो 12 का ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, ये भी बोर एटॉमिक मॉडल का ही क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन, सेकेंड बोर ऑर्बिट का रेडियस दिया है, पिछले क्वेश्चन में एनर्जी था, इस बार रेडियस दिया है। सेकेंड बोर ऑर्बिट He प्लस आयन 105.8 पिकोमीटर। तो हमें क्या पूछा गया है, रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, R3 को निकालना है, लिथियम 2 प्लस आयन का। ठीक है, सिमिलर जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 0.529 × n²/Z एंगस्ट्रम में। ठीक है, यहाँ पे भी हमें वैल्यू दिया है, तो 0.529 एंगस्ट्रम में था और पिकोमीटर में भी होगा, तो इस क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.529 के बदले 52.9, लेकिन इसमें हम लोग उसके बदले R0 यूज कर लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें दिया है, तो R0 × n²/Z पिकोमीटर में ही ले लेते हैं। तो ये हम लोग पहले हीलियम आयन के लिए देखते हैं, तो हीलियम आयन के लिए एटॉमिक नंबर 2 हो गया और नंबर ऑफ ऑर्बिट सेकेंड दिया हुआ है, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, He प्लस आयन के लिए Z2 है, N की वैल्यू 2 है। ठीक है,
तो आर की वैल्यू दिया है 105.8 इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, जेड एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आर नॉट का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 105.8 इंटू ये 2 आ जाएगा नीचे 4, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 105.8/2, ये पिकोमीटर में ही आएगा। अब हमें निकालना है R3 ऑफ Li2 प्लस आयन, R3 ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन। ठीक है, तो R3 है तो N की वैल्यू 3 हो गया, लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो R नॉट की इंटू n²/z, यही फॉर्मूला होगा। तो R नॉट का वैल्यू आ गया है 105.8/2, n² की वैल्यू 3 का स्क्वायर बाय 3, ये आ जाएगा यूनिट पिकोमीटर। तो 105.8/2 इंटू 3² 3 हो जाएगा पिकोमीटर। अब इसे सॉल्व करके हमारे पास आ गया 158.7 पिकोमीटर। तो 158.7 पिकोमीटर देखो कौन सा ऑप्शन है, डी पार्ट, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में एक ही सीरीज है हमारा, बामर सीरीज। लाइमन जो है यूवी रेंज में होता है, बामर विजिबल में होता है, पास्कन, ब्रैकेट, पिफन, हम्फ्रे ये सारे जो हैं इंफ्रारेड रीजन में होते हैं। तो इसका आंसर बी पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इन हाइड्रोजन एटम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट एज, ए नॉट की वैल्यू दिया हुआ है। जो ये क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें है हाइड्रोजन एटम के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट एज। ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें निकालना है, लेमडा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चे, जो हमारा बोर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड है, तो बोर एटॉमिक मॉडल में जो ऑर्बिट होता है ये स्फेरिकल होता है। ठीक है, अब इसमें जो वेव्स होंगे, एक वेव्स हो गया, दूसरा वेव्स हो गया और तीसरा वेव्स हो गया, इस तरह से जितने वेव्स होंगे, नंबर ऑफ वेव्स n मान लो, एक वेव का वेवलेंथ लेमडा होता है। अगर 3 वेव्स हो गया तो 3 लेमडा, 4 वेव्स होगा तो 4 लेमडा, 5 वेव्स हो गया तो 5 लेमडा। और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो इसका सरकमफ्रेंस है 2πr। ठीक है, तो n लेमडा 2πr हो गया। तो यहाँ से हम लोग जो है लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 2πr/n। r जो है हमारा होता है बोर एटॉमिक रेडियस, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू 2π/n, और r की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जो ए नॉट है, आर नॉट जिसको बोलते हैं, यहाँ पे ए नॉट दिया है इंटू n²/z। n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक n से एक n कैंसिल हो गया, तो 2πr0n/z। अब ये सारी वैल्यू पुट करनी है, तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 ले लेते हैं, आर नॉट यहाँ पे ए नॉट दिया है 52.9 पिकोमीटर में, तो आंसर पिकोमीटर में आ जाएगा। एन ऑर्बिट क्या पूछा है, सेकेंड ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू 2 हो गया। जेड एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, और ये हमारा पिकोमीटर में है, तो आंसर पिकोमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो गया सॉल्व होके, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इंटू 3.14 इंटू 52.9, तो ये आ रहा है सॉल्व होके 211.6 पिको, सॉरी ये पाई के टर्म में ही आंसर है, तो इस 3.14 को पाई के टर्म में ही रहने देते हैं, पाई पिकोमीटर। तो 2 इंटू 2 4 को 52.9 से मल्टीप्लाई किया तो 211.6 इंटू पाई पिकोमीटर, तो ये हमारा आंसर हो गया सी पार्ट, तो इसका सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नहीं 15 किया था, अब 16 होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है हमारा क्वेश्चन, थोड़ा थ्योरेटिकल है। बेस्ड ऑन इक्वेशन ई इक्वल्स टू -2.178 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² जूल एनर्जी का फॉर्मूला दिया है, इसी को राउंड फिगर में हम लोग -2.18 लेते थे। सर्टेन कंक्लूजन आर रिटेन, विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। लार्जर द वैल्यू ऑफ n, लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस,
ऑर्बिट रेडियस की बात कर रहा है इसमें, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो अगर n की वैल्यू बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला टर्म बढ़ेगा। ये सही है, आंसर नहीं होगा। इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंज ऑर्बिट। हाँ, अगर ऑर्बिट चेंज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी करके हम लोग एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये भी सही है। फॉर n इक्वल्स टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर निगेटिव एनर्जी। अब एनर्जी का फॉर्मूला दिया है, अगर n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब n इक्वल्स टू 6 हो जाए, 6 है तो n की वैल्यू बढ़ जाएगी तो एनर्जी घट जाएगा। मोर निगेटिव किस में होगा, n इक्वल्स टू 1 में। द इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर निगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इक्वल्स टू 6 विच मीन दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन स्मॉलेस्ट ऑर्बिट। ये गलत है, यहाँ तक तो ठीक था। अब अगर ऑर्बिट के नज़दीक होगा इलेक्ट्रॉन तो वो मोर टाइटली बाउंड होगा न्यूक्लियस के साथ। मोर निगेटिव एनर्जी होने का मतलब है ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। निगेटिव साइन यहाँ एनर्जी रिलीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये निगेटिव जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो इसीलिए इसका भी सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग चेक करते हैं। 17 में क्या है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। अब जब हायर से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो किस में एनर्जी मिनिमम होगा वो पूछा गया है। देखो फॉर्मूला क्या होगा, जब एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे हायर से लोअर ऑर्बिट में आने के लिए, तो डेल्टा ई क्या होगा, हायर ऑर्बिट E2 मान लेते हैं, लोअर ऑर्बिट E1 मान लेते हैं, तो E2 माइनस E1, ठीक है। तो हाँ, जैसे कि E2 का फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ले लेते हैं, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। तो 13.6 कॉमन आ जाएगा, जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसमें इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है सबके लिए, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है ना, फॉलोइंग हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू सबके लिए 1 है, 13.6 तो कांस्टेंट ही है, तो जिसका ये वैल्यू ज़्यादा होगा तो 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर सबके लिए निकालना है। तो ए पार्ट में क्या होगा, 1/N1 स्क्वायर, N1 का वैल्यू लोअर ऑर्बिट होता है 1, N2 का वैल्यू हायर ऑर्बिट 6 स्क्वायर, तो 1/1 माइनस 1/36, तो 36 एलसीएम हो गया, 36 माइनस 1 35/36। सिमिलरली बी पार्ट देखते हैं, 1/N1 स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 1/5 स्क्वायर 25 लिख देता हूँ, तो 16 और 25, ठीक है ना, एलसीएम आ गया 16 इंटू 25, 25 माइनस 16, तो 25 माइनस 16 हो गया 9/16 इंटू 25, ठीक है। सिमिलरली अब सी पार्ट में देखते हैं, 6 to 5 है, तो 1/5 का स्क्वायर हो गया 25 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो एलसीएम हो गया 25 इंटू 36, ये 36 माइनस 25, ये आ गया हमारे पास 11/25 इंटू 36। अब सबको डेसिमल में निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए, 1/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट 9 लिखता हूँ मैं, माइनस 1/5 का स्क्वायर 25, तो 9 इंटू 25, ये हो गया 25 माइनस 9 16 अपॉन 9 इंटू 25। अब हाईएस्ट कौन सा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका हो रहा है, ए पार्ट का सबसे ज़्यादा एनर्जी, लेकिन क्वेश्चन में हमें गिव राइज टू लिस्ट एनर्जेटिक, लिस्ट का मतलब है सबसे कम, सबसे कम किस में आ रहा है 0.01, सी पार्ट में आ रहा है, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में है द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकेंड बोर ऑर्बिट का एनर्जी दिया है, हैंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट, जैसा इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने बोला था, जब डाटा दिया हुआ है और आंसर भी किलो जूल में ही लिखना है, तो रख लेते हैं -E0 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ई का वैल्यू हमें दिया हुआ है -328 किलो जूल पर मोल में है, इक्वल्स टू -E0 इंटू हाइड्रोजन एटम बोला गया है, तो जेड की वैल्यू 1 हो गया स्क्वायर अपॉन किस ऑर्बिट का दिया है, सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट का मतलब 2 स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से E0 का वैल्यू आ जाएगा
328, 2 का स्क्वायर 4 आता है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। अब हमें निकालना है एनर्जी, किसका निकालना है, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का ही। तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या होगा, माइनस ई नॉट का वैल्यू 328 इंटू 4, जेड की वैल्यू 1 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 लिख देता हूँ, एक 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, -82 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो -82 किलो जूल पर मोल बी पार्ट है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम 4 से 1 में, n1 का वैल्यू 1, n2 4 हो गया, हाइड्रोजन एटम मतलब जेड की वैल्यू 1 होगा, विल बी एच गिवन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है और एच की वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट तक ले जाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ई इनफाइनाइट माइनस ई वन। ई इनफाइनाइट की वैल्यू हमेशा 0 होती है क्योंकि इसमें एन की वैल्यू इनफाइनाइट है, और एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर ये इनफाइनाइट है, किसी को भी इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाता है। और आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ कितना है, 2.18 इंटू 10 का पावर -18 यूनिट है जूल पर एटम में, ठीक है। तो 0 माइनस ई वन, तो यहाँ से ई वन का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -2.18 इंटू 10 का पावर -18 जूल पर एटम, ठीक है। अब ई वन निकल गया। अब ई वन हाइड्रोजन के लिए देखो, ई नॉट की वैल्यू अगर निकाल लें तो ई वन इक्वल्स टू होगा माइनस ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्बिट 1, तो ई वन और ई नॉट बराबर होगा, ई वन इक्वल्स टू माइनस ई नॉट। तो ई नॉट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जो वैल्यू ही पुट करके निकाल ही देता हूँ मैं पहले। ई वन की वैल्यू हमने निकाला है -2.18, 10 का पावर -18 इक्वल्स टू माइनस ई नॉट। तो माइनस माइनस कैंसिल, ई नॉट आ गया हमारे पास 2.18 इंटू 10 का पावर -18 जूल पर एटम में, ठीक है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था डेल्टा ई। डेल्टा ई से ही हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे एच न्यू से, एच इंटू न्यू, क्योंकि डेल्टा ई जो है एनर्जी रिलीज होगा, उसी की फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इसी को एच न्यू रखेंगे। तो ये हमने बताया था हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट। तो ई टू की वैल्यू अब ई नॉट के टर्म में क्या होगा, माइनस ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन की वैल्यू एन टू स्क्वायर लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन फर्स्ट के लिए एन वन स्क्वायर, ठीक है। तो ई नॉट कॉमन आ जाएगा, जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चे, हमारे पास जो डेल्टा ई है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n1 और n2 की वैल्यू दिया है, n1 लोअर ऑर्बिट होता है फर्स्ट, n2 हायर ऑर्बिट 4, और जेड हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा। ई नॉट की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया 2.18, 10 का पावर -18, जेड की वैल्यू 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1/n1 1 स्क्वायर, n2 4 का स्क्वायर। अब इसे हमें सॉल्व करना है। डेल्टा ई होता है हमारे पास एच न्यू, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला एच इंटू न्यू पर एटम है, तो एक मोल नहीं है इसलिए इसे एवोगाड्रो नंबर से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2.18, 10 का पावर -18, 1/1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1/4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, एच की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, पुट कर देते हैं 6.626, 10 का पावर -34। यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें निकलेगी 2.18 इंटू 10 का पावर -18, 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 माइनस 1 दैट इज़ 15/16 ये हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, 10 का पावर -34 इंटू फ्रीक्वेंसी 2.18, 10 का पावर -18, 16 माइनस 1 15 हो गया अपॉन 16। तो अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगा 2.18, 10 का पावर -18 इंटू 15, ये डिवाइडेड बाय 16 है, इंटू 6.626 इंटू 10 का पावर -34।
तो अब इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के बाद आ रहा है 3.08 इंटू 10⁻15 हर्ज। हर्ज को ही पर सेकेंड में लिख सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन आ गया ये सी पार्ट, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं हम लोग। देखो जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हाइड्रोजन एटम है, मतलब जेड की वैल्यू तो 1 हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट। ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट होता है, सेकेंड ऑर्बिट होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्बिट का हमें एनर्जी दिया है हाइड्रोजन एटम के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी, अब टोटल एनर्जी नहीं पूछा, ये टोटल एनर्जी हमें दिया है, हमें काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकेंड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल रिलेशन है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है साइन अपोजिट, और जो टोटल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है और साइन अपोजिट होता है। तो यहाँ से हमें ऑर्बिट सेम है, एटम सेम है, तो टोटल एनर्जी दिया है तो काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल एनर्जी के इक्वल होगा 3.4, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ए पार्ट है, तो इसका ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 भी बोर एटॉमिक मॉडल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन Li2+ आयन, लिथियम आयन की बात कर रहा है, मतलब जेड की वैल्यू 3 हो गई, टू बी एमिटेड फ्रॉम n इक्वल्स टू 2 स्टेट एज, गिवन दैट ग्राउंड स्टेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम एज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वाला जो पार्ट दिया है ये हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, दोबारा करके बता देता हूँ। ग्राउंड स्टेट आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात हमने किया था E इनफाइनाइट माइनस E1, E1 ही ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट से रिलेटेड बोल रहा है। E इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है क्योंकि इसमें n की वैल्यू 0। आयनाइजेशन एनर्जी दिया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इनफाइनाइट 0 -E1, तो यहाँ से E1 का वैल्यू आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से E0 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। E1 इक्वल्स टू होता है -E0 इंटू Z², हाइड्रोजन के लिए 1 और n की वैल्यू 1 क्योंकि ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है। E1 का वैल्यू -13.6 माइनस E0, 1/1 1 हो जाएगा, तो E0 का वैल्यू आ जाएगा 13.6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E0 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें निकालना क्या था, एनर्जी निकालना था। सारा कुछ दिया हुआ है, हमें एनर्जी निकालना है। थ्योरी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द Li2+ आयन टू एमिट फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट का E2 की वैल्यू हमें निकालना है लिथियम आयन के लिए। तो माइनस रिक्वायर्ड है तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, रिक्वायर्ड पूछा है 13.6 E0 की वैल्यू इंटू Z², लिथियम के लिए 3², n की वैल्यू 2² क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट के लिए पूछा गया है। तो ये आ गया हमारे पास 13.6, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4, ये आ रहा है 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर सी पार्ट में है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, द बोर ऑर्बिट रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोला गया है 0.530 एंगस्ट्रम, रेडियस फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट इज फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट। सिमिलर क्वेश्चन एक बार और देखा था हमने ऊपर। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 के बदले 0.530 पूछा गया है, तो R0 इंटू n²/z। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगा, R1 इंटू इक्वल्स टू R0, हाइड्रोजन एटम पूछा है तो z की वैल्यू 1 और n1 है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो 1²/1, तो R1 R0 के इक्वल हो जाएगा। तो R0 क्या हो गया, दैट इज 0.530 एंगस्ट्रम, जो R1 की वैल्यू है। अब रेडियस निकालना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, R2 का वैल्यू एंगस्ट्रम में ही निकालना है। तो R0 0.530 n², n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2² लिख लो या डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं अपॉन जेड एंगस्ट्रम। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 0.530, तो ये आ रहा है 2.12 एंगस्ट्रम। तो 2.12 एंगस्ट्रम डी पार्ट है, डी पार्ट करेक्ट होगा।
नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ। हीलियम का स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। तो देखो, जो हीलियम एटम है इसका एटॉमिक नंबर 2 है और कोई चार्ज भी नहीं है, मतलब एटॉमिक नंबर 2 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। तो इसका स्पेक्ट्रम किसके सिमिलर होगा? जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन में 1 है, लिथियम प्लस है तो 3, 1 दे दिया तो 2, तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। सोडियम में 11, हीलियम प्लस में 1, तो इसके इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। और सबसे पहले हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू 1 होगा। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस R1, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था? R0 इंटू n²/Z। तो R1 का वैल्यू R दिया है क्वेश्चन में, तो R0 फर्स्ट ऑर्बिट है 1², हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1, तो R किसके इक्वल हो गया? R0 के इक्वल हो गया। तो हमें nth ऑर्बिट का पूछा है, तो nth ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा? R0 इंटू n²/Z। R0 का वैल्यू R है इंटू n², Z की वैल्यू 1 क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, तो R इंटू n²। तो R इंटू n² आपको देखना है कौन सा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए पार्ट में आ रहा है, R इंटू n²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब R1 की वैल्यू दिया है 0.53 एंगस्ट्रम। तो रेडियस ऑफ लिथियम आयन पूछा गया है सिमिलर स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट में ही पूछा गया है। ये हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन के लिए और हमें पूछा गया है लिथियम के लिए क्या होगा। तो अभी हमने हाइड्रोजन के लिए कई बार निकाला था, जो R1 है यही R0 के इक्वल होता है, तो R0 की वैल्यू यही होगा। और हमारा आंसर भी एंगस्ट्रम में दिया है, तो लिथियम के लिए निकाल लेते हैं R3 की वैल्यू Li2+ के लिए। तो R0 की वैल्यू पुट कर देते हैं, R0 की वैल्यू 0.53 है तो 0.53 ही पुट करेंगे इंटू n², 3 है तो 3 का स्क्वायर अपॉन लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 1 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एंगस्ट्रम में 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 1.59 एंगस्ट्रम आंसर आ जाएगा। तो 1.59 देखो, सॉरी इसमें थोड़ा हमने मिस्टेक कर दिया, ये एटॉमिक नंबर दिया था, ये ऑर्बिट नंबर नहीं था। ये पूछा सिमिलर स्टेट, सिमिलर स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की ही हमें निकालना था, तो ये R1 का ही निकालना था, ये हमें फर्स्ट ऑर्बिट का ही निकालना था। तो R1 का Li2+ के लिए 0.529 n², 1² की वैल्यू 3, तो 0.53 अपॉन 3 एंगस्ट्रम इसका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, 0.3 1 जा 3, 2 23 हो जाएगा, 3 से 1 जा 23, तो 0.17 एंगस्ट्रम, तो 0.17 25 का ए पार्ट में है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 26 है, इफ़ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया है, देन आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ He+ आयन क्या होगा। अब हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसा हमने ऊपर भी कई बार सॉल्व किया था, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है यही इसका E0 का वैल्यू आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E0 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ He+ आयन के लिए, तो माइनस को प्लस करना है बस, आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है He+ का। तो E0 माइनस के बदले प्लस लेना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो माइनस होता। E0 की वैल्यू हो गया 13.6 इंटू Z², हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर अपॉन n², फर्स्ट ऑर्बिट ही होगा ग्राउंड स्टेट इसका भी, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्व करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 2 14, 4 1 जा 4 1 5, 54.4 ये पार्ट है, तो ये पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी का nth ऑर्बिट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब हमारा एटम हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 पुट कर दो, -13.6 इंटू 1² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ गया -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा
है सी पार्ट, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट में डिस्कस करेंगे।